हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी एसएसटी की क्लासें शुरू हो गई हैं, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा 7वां चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन। और इससे पहले 6 चैप्टरों को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप 1 बाय 1 सारी वीडियोज अवश्य देखें। क्लास 6 की भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और जोग्राफी तीनों ही बुक हमने कंप्लीट पढ़ ली है। और 7th क्लास की भी ये आपकी जोग्राफी की बुक कंप्लीट हो गई है। आज का आपका लास्ट चैप्टर है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और इसकी भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो अवश्य देखें। बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी हैं और कंटिन्यू आपको अब क्लासें मिलती रहेंगी। अभी बीच में बंद हो गई थी, लेकिन अब आपको डेली क्लासें मिलेंगी। और हिंदी की पेडागोजी की क्लासें तो आपको मिलती ही रहेंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाती है सारी सब्जेक्टों की, और आपको सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल नहीं हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो। मवेशियों का अर्थ होता है पालतू पशु एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। यानी इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अब बात रेगिस्तान की करते हैं। ये एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यानी अपना जीवन यापन करते हैं, उसी जगह पर करते हैं जहाँ थोड़ा सा भी वो है जल मिलता है उनको। अब बात करते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा की। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। ये सहारा रेगिस्तान का आपका मानचित्र है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाएं। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और प्रश्न आपका यहाँ से पूछ भी लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और भारत का कौन सा है। ठीक है, तो इन दोनों ही अंतर आपको पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा है और विश्व का कौन सा है। और लगभग यही कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है और प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ये आप याद रख सकते हो। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये चट्टानें हैं यहाँ की। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान में सिर्फ आपको रेत ही नहीं मिलता है। और देखो, एनसीईआरटी की जो हमारी बुकें होती हैं, ये छोटे बच्चों को ध्यान में केंद्रित करके तैयार की जाती है। यानी कहानियों के माध्यम से चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको सीधे सीधे बुक पढ़ाती हूँ। इसमें कहीं से भी कोई भी कट नहीं करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में बुकों को पढ़ने से अंकित होती हैं, वो अन्य किसी भी नोट्स पढ़ने से नहीं आती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। अर्थात हमारा जो सहारा रेगिस्तान था, यहाँ पहले क्या था, ये हरा भरा था। और गुफाओं में हमें क्या क्या मिला है, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरियों के सामान्य जानवरों के यहाँ चित्र मिले हैं। ठीक है, और नदियों के भी चित्र मिले हैं। तो इससे ये मतलब साबित होता है कि यहाँ पहले ये हरा भरा, ठीक है, भाग था ये। आगे बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है।
यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, ठीक है, और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी दिन में आपका तापमान ये देख सकते हो आपका 50 डिग्री तक हो जाता है, ठीक है, और रात में आपका 0 डिग्री। क्या आप जानते हैं सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये सन आप याद कर सकते हो और प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब ये चीज़ें आपको देखो एनसीईआरटी आपको किस तरीके से पढ़नी है ये मैं आपको बता दूं कि तो एनसीईआरटी आपको 2 बार अवश्य पढ़नी है। अगर अच्छा हो सके तो आप इसे 3 बार अवश्य पढ़ें, ठीक है। पहले आपको इसको डीपली पढ़ना है और दूसरी बार में इसको आप जो भी आपको महत्वपूर्ण लाइन लगती है उस पर अंडरलाइन करते हुए पढ़िएगा, और तीसरी बार में जो भी आपने अंडरलाइन की है सिर्फ आपको उसी को पढ़ना है, या फिर आप दूसरी बार में अंडरलाइन ना करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स जो भी आप बनाए तो तीसरी बार में आप अपने जो भी आप नोट्स बनाए सिर्फ उन्हीं को पढ़ें। इस तरीके से आप अगर पढ़ोगे तो आपको कहीं से दूसरी जगह से नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और देखो एनसीईआरटी सिर्फ आपके सीटेट में ही कार्य नहीं करती है, आगे आप जो भी टीचिंग संबंधी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आपका बीपीएससी है, चाहे आपका सुपर टेट है, केवीएस है, तो एनसीईआरटी आपको वहाँ फिर से पढ़नी पड़ती है। तो अगर आप अभी से पढ़ेंगे इसे तो आगे की जो भी आपकी परीक्षा है वहाँ आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आप मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप कर पाएंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है। वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। और प्रश्न आपका यहाँ से पूछ भी लिया जाता है कि सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुस्थान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, शेर, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो रेगिस्तान के यानी सहारा रेगिस्तान में आपको कौन कौन से जीव जंतु प्रमुख हैं, तो ये सारे जीव जंतु आपके प्रमुख हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्यों हो सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पहले नदियाँ हों, ठीक है, या फिर समुद्र हो। और इन देखो परिवर्तन तो हमारी पृथ्वी पर चलता ही रहता है। अब बात करते हैं लोगों की। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है आपकी कि मिस्र की जो कपास है तो वह पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध कपास है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ पहले की अपेक्षा क्या है,
बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। क्या आप जानते हैं, इसे हम देखेंगे। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेपी लालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। देखो, आपका ये प्रत्येक एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख की। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित हैं और जास्कर पर्वत। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड, जिसे गार्ज भी कहते हैं, का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। अब बात करो गर्मियों में भी यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास यानी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाक का अर्थ है देश। ये देखो जम्मू कश्मीर है आपका, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में कितनी होती है तो 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं से तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। अब बात करते हैं वनस्पति जात एवं प्राण जाति की। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिलो एवं पॉपुलर के पवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का प्रयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, यानी भेड़ और बकरी से हमें यहाँ ऊन प्राप्त होती है। अब बात यहाँ के लोगों की भी करते हैं। ठीक है, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से से एवं लामायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर पर खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा
भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? ये आप थिक्से मठ देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये थिक्से मठ है आपका। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचाला और लुन गालाचाला एवं टंग लंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बाकी के महीने यहाँ बर्फ ही जमी रहती है। ये पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाख की महिलाएं हैं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों, हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका प्रयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो ये आपका चैप्टर था, ठीक है। इसके बाद आपके चैप्टर में जो भी आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं उन्हें आप अवश्य देखा करें, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियाँ क्या हैं? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। सारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं। तो इन सबको अगर आप देखोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपना कमेंट भी कर दें कि आपको पहले ज्योग्राफी की तैयारी कराई जाए, ठीक है। क्लास 8 की बुक आपकी शुरू होगी या फिर हिस्ट्री की ही आपकी 7th की बुक पढ़ाई जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।